हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस डिजिटल स्टडी पॉइंट पर। पिछले लेक्चर में हमने लिपिड की स्ट्रक्चर देखी थी। उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से बायोकेमिकल इंक्लूड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर में। हमने देखा था कि सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि लिपिड के टाइप्स के बारे में देखा था कि सिंपल लिपिड क्या होती है, कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या होती है और डेरिवेटिव लिपिड क्या होती है। आज हम चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक अम्ल जैसे आरएनए और डीएनए की बेसिक यूनिट होती है। मतलब ये हुआ कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर एक पॉलीमर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। अगर डीएनए की बात करें तो उसमें हमें डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हमें देखने को मिलेंगे और आरएनए की बात करें तो उस आरएनए में हमें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हमें देखने को मिलेंगे और डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स एनर्जी कैरियर की फॉर्म में सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये जो एटीपी होती है ये एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड से होती है। इसके अलावा हमारी कुछ सेल होती है, उस सेल में बायोकेमिकल एक्टिविटीज या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लगातार चलती रहती है, जो किसी भी सेल के जीवित रहने के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवित रहने के लिए आवश्यक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो कि उनके जीवन को बनाए रखती है। उसमें वेरियस टाइप के एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं और उन एंजाइम्स को फंक्शन करवाने के लिए इनके साथ में कुछ को एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कुछ को एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और ये को एंजाइम के साथ में मिलकर कार्य करते हैं। ये जो को एंजाइम होते हैं ये भी एक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जैसे कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे NAD, इसके अलावा NADP। अगर NAD और NADP की फुल फॉर्म की बात करें तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होते हैं। और इसके अलावा NADP की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक न्यूक्लियोटाइड होता है, उस न्यूक्लियोटाइड में हमें कौन कौन से बायोकेमिकल या बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर में कौन से बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में हमें 3 प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे। पहला होता है पेंटोज शुगर, इसके अलावा दूसरा होता है नाइट्रोजिनस बेस और थर्ड मॉलिक्यूल होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों बायोमोलिक्यूल आपस में मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। अब जो पेंटोज शुगर होती है वह पेंटोज शुगर क्या होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो तीनों बायोकेमिकल या बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में एक एक के बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि पेंटोज शुगर क्या होती है, नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप क्या होते हैं।
एक एक की स्ट्रक्चर सहित इनकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। पहला आता है पेंटोज शुगर। जैसे ये जो पेंटोज शुगर होती है, इस पेंटोज शुगर के नाम से पता चल रहा है कि ये जो शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होगा, मतलब 5 साइडेड रिंग प्रेजेंट होगी। ये जो पेंटोज शुगर है, जब हमने कार्बोहाइड्रेट वाला लेक्चर देखा था, उसमें जब कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों को देखा था, उसमें हमने मोनोसेकेराइड देखा था। मोनोसेकेराइड में हमने पेंटोज शुगर में राइबोज की शुगर देखी थी। अगर हम राइबोज की बात करें, इस पेंटोज शुगर में पेंटोज शुगर 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी भाई? एक होती है राइबोज शुगर और दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। जो राइबोज शुगर होती है ये हमें देखने को मिलती है आरएनए में, और जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है ये हमें देखने को मिलती है डीएनए में। अब हम देख लेते हैं कि राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर क्या होती है और डीऑक्सीराइबोज शुगर की स्ट्रक्चर क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर की बात करें, ये हो गई राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर। राइबोज शुगर, ठीक है। और अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात करें, तो जो राइबोज शुगर है, इस राइबोज शुगर के इस पर नंबरिंग दी जाए तो 1 नंबर, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन, इसका मतलब ये पेंटोज शुगर है। जो डीऑक्सीराइबोज शुगर हमें देखने को मिलती है, जो डीएनए में देखने को मिलती है, उस डीऑक्सीराइबोज शुगर में हमें 2 कार्बन, 2 नंबर कार्बन पर एक ऑक्सीजन की हमें कमी देखने को मिलती है। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन की कमी हमें देखने को मिलती है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सेम राइबोज वाली स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी, और लेकिन इसमें 2 कार्बन से एक ऑक्सीजन की कमी होगी। जैसे देख लेते हैं, ये 5 साइडेड रिंग होगी, इसमें ये OH ग्रुप हो गया, H हो गया, यहां से केवल H ग्रुप हमें देखने को मिलता है इसमें सेकंड कार्बन पर। ठीक है, ये होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर की स्ट्रक्चर। ये होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनिक क्षारक। तो जो नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं, आरएनए में, आरएनए की बात करें तो आरएनए की स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलेगा राइबोज शुगर, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ये आरएनए में देखने को मिलेंगे। जो ये राइबोज शुगर है इसकी स्ट्रक्चर तो हमने देख ली, लेकिन जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस इस राइबोज शुगर से जुड़ते हैं और राइबोज शुगर के पहले कार्बन से जुड़ेंगे। जब हम ये अगला टॉपिक जो हम लेंगे नाइट्रोजनस बेस, उसमें हम देखेंगे कि नाइट्रोजनस बेस किस प्रकार राइबोज शुगर के साथ में मिलकर न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी प्रकार जो डीएनए है,
डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर हमें देखने को मिल जाएगी। ये डीएनए में हमें डीऑक्सीराइबोज शुगर देखने को मिल जाएगी, और जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है या राइबोज शुगर है, उससे जो नाइट्रोजिनस बेस जुड़ेंगे वह पहले कार्बन से जुड़ेंगे। और फॉस्फेट ग्रुप की बात करें, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो जुड़ेंगे, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा या तो 3rd नंबर कार्बन से या 5th नंबर कार्बन से, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं। ठीक है, हमने पेंटोज शुगर को देख लिया है और पेंटोज शुगर के प्रकारों को देख लिया है कि पेंटोज जो शुगर होती है उसके 2 टाइप होते हैं, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। जो राइबोज शुगर होती है वह आरएनए की स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलती है, जबकि जो डीएनए है उसमें हमें डीऑक्सीराइबोज शुगर देखने को मिलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं नाइट्रोजिनस बेस। दो नंबर आता है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजिनस बेस हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाले केमिकल कंपाउंड होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाले केमिकल कंपाउंड होते हैं। जो नाइट्रोजन के क्षारक होते हैं ये भी डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो नाइट्रोजनिक बेस होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। एक बोल देते हैं इसे प्यूरिन, और दूसरा होता है पिरिमिडिन। सबसे पहले हम प्यूरिन और पिरिमिडिन के बारे में देख लेते हैं कि इस प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस हमें देखने को मिलते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक, प्यूरिन की बात करें तो इस प्यूरिन की स्ट्रक्चर देखिए तो प्यूरिन की स्ट्रक्चर में हमें 2 साइक्लिक रिंग देखने को मिलेगी, 2 साइक्लिक रिंग देखने को मिलेगी। ये लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, अगर इनकी स्ट्रक्चर में देखिए, आगे हम देखने वाले हैं कि इनकी स्ट्रक्चर में हमें 1 पोजीशन, 3 पोजीशन, 7 पोजीशन और 9 पोजीशन, इनकी साइक्लिक रिंग में 1 पोजीशन, 3 पोजीशन और 7 और 9 पोजीशन पर हमें नाइट्रोजन कंपाउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन डीएनए और आरएनए दोनों में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गई इस प्यूरिन की प्रॉपर्टीज। अब प्यूरिन होता है, उस प्यूरिन में हमें 2 नाइट्रोजन क्षारक या नाइट्रोजिनस बेस देखने को मिलते हैं, एडेनिन और गुआनिन। दूसरा होता है गुआनिन। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि जो एडेनिन होती है उस एडेनिन की प्रॉपर्टीज क्या होती है और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पहला आता है एडेनिन। एडेनिन की बात करें तो ये डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होगा। मतलब न्यूक्लियोटाइड का
जो डीएनए है और आरएनए है उसकी स्ट्रक्चर है के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा जो एडेनिन है, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। उस 38 जो एटीपी होती है उस एटीपी की स्ट्रक्चर में भी हमें एडेनिन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो एडेनिन होती है, एडेनिन में हमें 2 रिंग देखने को मिलेंगे और ये नाइट्रोजन कंपाउंड यौगिक होंगे। इनमें नाइट्रोजन हमें देखने को मिलेंगे। अब हम एडेनिन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एडेनिन की स्ट्रक्चर क्या होती है। जो एडेनिन होता है, एडेनिन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर में हमें 2 रिंग देखने को मिलेगी। ये एमिनो ग्रुप देखने को मिलता है। यहां पर ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, कुछ इस प्रकार हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमें प्यूर एडेनिन की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अगर इसकी नंबरिंग की जाए कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है, 1 नंबर, 2 नंबर कार्बन, या 3 नंबर पोजीशन पर यहां पर नाइट्रोजन जुड़ा रहता है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, या 7 नंबर पर फिर नाइट्रोजन जुड़ा रहता है, 8 नंबर और ये 9 नंबर। ये इसकी नंबरिंग हो गई। ये होता है एडेनिन। और अगर इसका आईयूपीएसी नाम देखें या इसका केमिकल नेम देखें तो इसका केमिकल नेम या आईयूपीएसी नाम होगा 6 अमीनो प्यूरिन। ये इसकी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी। ये हमने देखी है कि एडेनिन की स्ट्रक्चर क्या होती है। अब हम देखेंगे दूसरे नाइट्रोजनस बेस गुआनिन की स्ट्रक्चर, कि गुआनिन की स्ट्रक्चर क्या होती है। दूसरा आता है गुआनिन। गुआनिन की स्ट्रक्चर की बात करें, ये नाइट्रोजन कंपाउंड होगा, ये नाइट्रोजन कंपाउंड होगा। ये जो गुआनिन होते हैं और एडेनिन होते हैं, मतलब दोनों प्यूरिन होते हैं, और प्यूरिन की स्ट्रक्चर में हमें 2 साइक्लिक रिंग देखने को मिलेगी। ठीक, अब यहां पर एक अमीनो ग्रुप जुड़ा रहता है। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है। यहां पर जो नाइट्रोजन 1 नंबर पोजीशन है वहां पर नाइट्रोजन होगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8 और 9। जो 1 नंबर कार्बन है उसकी वैलेंसी पूरी है। नाइट्रोजन होता है, उस नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ठीक है, और यहां पर डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा और एक डबल बॉन्ड यहां देखने को मिलेगा। इनकी वैलेंसी पूरी हो जाती है। यहां पर कार्बन प्रेजेंट है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक, यह नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो गई और यहां पर कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है और ये हो गया, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। ये हो गई गुआनिन की स्ट्रक्चर। गुआनिन की स्ट्रक्चर में हमें 2 रिंग देखने को मिलती है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होती। इनकी स्ट्रक्चर में देखें तो हमने जो प्यूरिन देखा, तो प्यूरिन में हमने कहा था कि इनकी 3 पोजीशन, 1 पोजीशन, 3 पोजीशन, 9 पोजीशन और 7 पोजीशन, 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पर हमें नाइट्रोजन देखने को मिलते हैं। ये 1 पोजीशन, 3, 7 और 9 पोजीशन, इस पर हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है। ये जो गुआनिन होता है ये डीएनए और आरएनए दोनों में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और
अगर इसके हम IUPAC या केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है 2-amino 6-oxopurin। यह इसका केमिकल नेम होता है गुहानिन का। गुहानिन को लोग पहले फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज करते थे। अब हम देख लेते हैं कि पिरिमिडीन में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस आते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, यूनिक कैरेक्टर क्या होते हैं। जो नाइट्रोजनस बेस का दूसरा प्रकार होता है वह होता है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन की बात करें तो ये स्मॉल साइज नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर में हमें 1 पोजीशन और 3 पोजीशन पर नाइट्रोजन कंपाउंड देखने को मिलते हैं। ठीक है। और इनके अगर इनमें नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो 3 नाइट्रोजनस बेस हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है साइटोसिन, दूसरा हो गया थायमीन और तीसरा हो गया यूरेसिल। ये हमें नाइट्रोजनस बेस जो कि पिरिमिडीन के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। अब हम एक एक नाइट्रोजनस बेस को देख लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है और इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। पहला आता है साइटोसिन। साइटोसिन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, साइटोसिन की प्रॉपर्टी देखिए तो साइटोसिन में हमें एक रिंग देखने को मिलती है। साइटोसिन DNA और RNA दोनों में प्रेजेंट होगा। ठीक है। अगर साइटोसिन की स्ट्रक्चर देखें नाइट्रोजन, अब इसकी वैलेंसी को हम पूरा कर देते हैं। ये होती है साइटोसिन की स्ट्रक्चर। ये होती है साइटोसिन की स्ट्रक्चर। ठीक। साइटोसिन में हमें एक रिंग देखने को मिलती है। और अगर साइटोसिन की बात करें तो इसकी नंबरिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि इसकी नंबरिंग कहां से करते हैं। ये 1 नंबर पोजीशन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर। ठीक। ये इसकी नंबरिंग हो गई। और अगर हम देखें कि जो साइटोसिन होता है, साइटोसिन की 4 नंबर पोजीशन पर हमें एमिनो ग्रुप देखने को मिलता है। अमीनो ग्रुप देखने को मिलता है। और जो सेकंड पोजीशन है उस सेकंड पोजीशन पर हमें कीटोन ग्रुप देखने को मिलता है। तो आपसे नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जिसकी 4th पोजीशन पर एमिनो ग्रुप और 2 पोजीशन पर कीटोन ग्रुप देखने को मिलता है। उस नाइट्रोजनस बेस का नेम बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा साइटोसिन। ठीक है। ये इस साइटोसिन की स्ट्रक्चर हो गई। अगर हम इसका IUPAC नाम देखें
तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 4 अमीनो 2 ऑक्सो पिरिमिडिन। ये इसका नेम हो जाएगा। अब हम दूसरे नाइट्रोजन, इस पिरिमिडिन में दूसरे नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। दूसरा जो नाइट्रोजनस बेस होता है वह होता है यूरेसिल। यूरेसिल की प्रॉपर्टी की बात करें तो यूरेसिल ओनली डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में, सॉरी, यूरेसिल ओनली आरएनए में प्रेजेंट होता है। और अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए में इस यूरेसिल के स्थान पर, डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थायमीन देखने को मिलता है। अगर हम उद्विकास की प्रक्रिया में देखें कि सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका का फॉर्मेशन हुआ और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जेनेटिक मटेरियल आरएनए देखने को मिलता है और उस प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका का फॉर्मेशन हुआ और यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उद्विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले आरएनए का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद में डीएनए का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम कहें कि यूरेसिल पहले बनता है और थायमीन का फॉर्मेशन बाद में हुआ। जो यूरेसिल है और थायमीन है उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है वो देख लेते हैं। पहले यूरेसिल की देख लेते हैं कि यूरेसिल की स्ट्रक्चर क्या होती है। और हमने देखा है कि जो पिरिमिडीन होते हैं, इन पिरिमिडीन में हमें एक साइक्लिक रिंग देखने को मिलती है और 2 नाइट्रोजन कंपाउंड देखने को मिलते हैं जो कि 1 और 3 पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब यूरेसिल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये नाइट्रोजन कंपाउंड, ये नाइट्रोजन कंपाउंड और ये ऑक्सो ग्रुप हो गया, ये ऑक्सो ग्रुप हो गया। ठीक, और यहां पर ये मिथाइल ग्रुप हो गया। ठीक, अब यहां पर कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। यहां पर कार्बन की वैलेंसी पूरी है और ये लो नाइट्रोजन की वैलेंसी की बात करें तो ये लो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और जो यहां पर कार्बन प्रेजेंट होता है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं तो कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाती है। ये होती है यूरेसिल की स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसके अगर यूरेसिल होता है, अब अगर इसके आईयूपीएसी नाम या केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है, सबसे पहले तो 1 नंबर, इनकी नंबरिंग की बात करें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सो पिरिमिडीन होता है। ये इसका बायोलॉजिकल नेम हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद में देखने वाले हैं थायमीन। थायमीन के बारे में बात करें तो थायमीन केवल डीएनए में प्रेजेंट होती है और ये जो मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल ग्रुप को अगर रिमूव कर दिया जाता है तो थायमीन की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप इज नोन एज थायमीन। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि थायमीन क्या होता है और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तीसरा जो नाइट्रोजनस बेस होता है वह होता है थायमीन।
थायमीन की बात करें तो थायमीन ओनली डीएनए में प्रेजेंट होता है, ओनली डीएनए में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम थायमीन को मिथाइलेशन, थायमीन की बात करें तो थायमीन में अगर जो यूरेसिल की स्ट्रक्चर होती है उस यूरेसिल की स्ट्रक्चर से CH3 को रिमूव कर दिया जाए तो थायमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होती है थायमीन की। ये ऑक्सो ग्रुप, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहां पर भी ऑक्सो ग्रुप देखने को मिलता है और ये हमें देखने को मिलेगी थायमीन की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है डीएनए में। अब हमने जब न्यूक्लियोटाइड स्टार्ट किया तो हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड 3 बायोमोलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से? पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। हमने पेंटोज सुगर और नाइट्रोजनस बेस की स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टी देख ली। अब हमें पहले न्यूक्लियोटाइड की कंप्लीट स्ट्रक्चर देखने से पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ही पढ़े जाते हैं। जब न्यूक्लियोसाइड के अंदर हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स में हमें जो पेंटोज सुगर है और नाइट्रोजन बेस है वही देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोसाइड के बारे में कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड इस न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ही पढ़े जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड से ही न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। तो पहले न्यूक्लियोसाइड को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड में हमें 2 बायोमोलिक्यूल देखने को मिलते हैं, पेंटोज सुगर और नाइट्रोजनस बेस। और इन दोनों की हमने स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी को डिटेल से देख लिया है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो पेंटोज सुगर है, इस पेंटोज सुगर से ये नाइट्रोजनस बेस किस प्रकार जुड़ते हैं वो देख लेते हैं। और फिर हम ये देख लेते हैं कि जो आरएनए प्रेजेंट होता है उस आरएनए में जो न्यूक्लियोसाइड हमें देखने को मिलते हैं वे कौन से होते हैं, और जो डीएनए में हमें न्यूक्लियोसाइड देखने को मिलते हैं वे कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एक न्यूक्लियोसाइड की बात करें, जो आरएनए में हमें न्यूक्लियोसाइड देखने को मिलता है, जैसे एडिनोसिन, एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं एडेनोसिन। एडेनोसिन का मतलब क्या हुआ कि इसमें एडेनिन नाइट्रोजन बेस प्लस सुगर देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए हम इसे एडेनोसिन बोल देते हैं, एडेनिन प्लस सुगर मिलती है। अब हम यह देख लेते हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड होती है उस न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन बेस और पेंटोज सुगर आपस में किस प्रकार कनेक्ट होते हैं। ठीक, तो हम ये देख लेते हैं, पहले एडेनिन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हो गई भाई ये हो गई एडेनिन की स्ट्रक्चर, जिसे हम बोल देते हैं 6 अमीनो प्यूरिन। ठीक है, अब इससे पेंटोज सुगर किस प्रकार जुड़ती है।
पेंटोज शुगर की स्ट्रक्चर की बात करें और हमको पता है कि जो आरएनए होता है उस आरएनए में हमें राइबोज शुगर देखने को मिलती है। जो अगर इसकी नंबरिंग की बात करें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर कार्बन। हमने देखा था प्यूरिन देखा था तो हमने कहा था कि जो प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वह अपनी 9th पोजीशन से कनेक्ट होते हैं राइबोज शुगर के साथ में या पेंटोज शुगर के साथ में। और जो पेंटोज शुगर होती है उस पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट होते हैं और वो भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा। तो इसकी अगर हम नंबरिंग की बात करें तो इसकी नंबरिंग होती है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8 और 9। जो प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन शुगर के पहले कार्बन से कनेक्ट होते हैं और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसके 9th पोजीशन से, जहां पर नाइट्रोजन देखने को मिलता है 9th पोजीशन, यहां से कनेक्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और इस प्रकार राइबोज और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार यह एक न्यूक्लियोसाइड होता है। ठीक, न्यूक्लियोसाइड से ही न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। और अगर इसके अंदर हम फॉस्फेट ग्रुप और इंक्लूड कर देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप अगर और इंक्लूड कर देते हैं तो यह बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर यूनिट होती है। किसकी मोनोमर यूनिट? डीएनए और आरएनए की। तो हम यह देख लेते हैं कि जो आरएनए होता है उस आरएनए में कौन से न्यूक्लियोसाइड हमें देखने को मिलते हैं और डीएनए में कौन से न्यूक्लियोसाइड हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं कि आरएनए में कौन से न्यूक्लियोसाइड देखने को मिलता है। आरएनए में न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बने होते हैं भाई? शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनिक सार्क। इसमें हमें देखने को मिलता है एडिनोसिन। एडिनोसिन की बात करें तो एडिनोसिन में एडेनिन प्लस पेंटोज शुगर होती है। शॉर्ट में लिख देते हैं एडेनिन प्लस शुगर। ठीक, दूसरा होता है गुआनोसिन। ये न्यूक्लियोसाइड हमें देखने को मिलता है आरएनए में, डीएनए में भी देखने को मिलता है। गुआनिन प्लस शुगर। ठीक, 3 नंबर होता है साइटिडीन, साइटोसिन प्लस शुगर। और जो 4 नंबर होता है वह होता है यूरिडीन, यूरेसिल प्लस शुगर। ये न्यूक्लियोसाइड हमें देखने को मिलेंगे आरएनए में। इसमें हमें थायमिडीन देखने को नहीं मिलते क्योंकि थायमिडीन ओनली डीएनए में देखने को मिलेंगे और आरएनए में ये न्यूक्लियोसाइड हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि डीएनए में कौन से न्यूक्लियोसाइड हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और
ये जो आरएनए में न्यूक्लियोसाइड हमें देखने को मिलते हैं उन्हें राइबोन्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं, और जो डीएनए में हमें देखने को मिलेंगे, डीएनए में जो न्यूक्लियोसाइड हमें देखने को मिलेंगे उन्हें हम बोल देंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। तो वह कौन से हमें देखने को मिलेंगे? तो पहला हम देख लेते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडेनोसिन, ठीक है। एडेनोसिन प्लस डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी, डी से आप समझ जाना कि डीऑक्सी राइबोस शुगर है, तो ये हो जाएगा शुगर, ठीक। दूसरा होता है डीऑक्सी गुआनोसिन, तो उसमें गुआनिन प्लस डीऑक्सी राइबोस शुगर। तीसरा हो जाएगा साइटिडीन, साइटिडीन की बात करें तो इसमें साइटोसिन प्लस डीऑक्सी राइबोस शुगर। और चौथा आ जाता है थायमिडीन, ठीक, थायमिन प्लस डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये हमें जो डीएनए होता है उस डीएनए में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड हमें राइबोन्यूक्लियोसाइड हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है उस न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में हमें न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलता है। अगर न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट ग्रुप को इंक्लूड कर देते हैं तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड में हमने क्या देखा था? शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। और इन दोनों के साथ में अगर फॉस्फेट को भी इंक्लूड कर देते हैं तो वह बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। हम देख लेते हैं कि किस प्रकार न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में शुगर हो गई, पेंटोज शुगर होगी, नाइट्रोजिनस बेस हो गया और फॉस्फेट ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। वो देख लेते हैं कि किस प्रकार कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये हो गई शुगर, पेंटोज शुगर, और इनकी अगर नंबरिंग की बात करें, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अब जो पेंटोज शुगर होती है उस पेंटोज शुगर में नाइट्रोजिनस बेस जुड़ेगा तो यह बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। वो देख लेते हैं किस प्रकार कनेक्ट होता है। ये हो गया भाई एक एडेनिन।
एडेनिन और राइबोस शुगर आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं, यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होगा और इस बॉन्ड को हम बोल देंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस प्रकार स्ट्रक्चर बनती है। अब देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप इंक्लूड होगा, जैसे H फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला होता है H3PO4। जो न्यूक्लियोसाइड होता है उस न्यूक्लियोसाइड में जो शुगर होती है उस शुगर से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा और फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने की प्रायोरिटी ये होती है कि सबसे पहले शुगर के 5th कार्बन से जुड़ेगा और फिर जुड़ता है 3rd नंबर कार्बन से। ठीक है, तो एक जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है उस सिंगल न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप 5th नंबर कार्बन से जुड़ेगा, जैसे यहां पर ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड तो प्रेजेंट होता है, लेकिन हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलते हैं। ये यहां पर H2O मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेगा और यहां पर जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम बोल देंगे एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड हम बोल सकते हैं इसे। एस्टर बॉन्ड ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में हमने देखा कि फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस आपस में मिलकर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करें कि मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर डीएनए और आरएनए की जो स्ट्रैंड होते हैं इनका फॉर्मेशन करते हैं, तो ये जो 3rd नंबर पोजीशन होता है यहां से एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाएगा, जैसे और ये फिर यहां से राइबोस शुगर से जुड़ेगा। और यहां से नाइट्रोजिनस बेस जैसे गुहानिन यहां पर जुड़ गया। ठीक है, इस प्रकार आगे पेंटोज शुगर या डीएनए है तो डीएनए में डिऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए है तो आरएनए में राइबोस शुगर आपस में जुड़ते जाएंगे और इनके बीच में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉन्डिंग बना लेते हैं। जैसे यहां पर अगर हम इस बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड एक फॉस्फेट ग्रुप 2 पेंटोज शुगर से बॉन्डिंग कर रहा है तो उसे हम बोल देते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डाइएस्टर क्योंकि 2 एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रकार हमने एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हमने देखी। अब जो डीएनए होता है उस डीएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं, आरएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं वो देख लेते हैं। आरएनए की बात करें, आरएनए में हमें देखने को मिलते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, 4 प्रकार के इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एएमपी क्या हो गया, एडेनोसिन,
मोनोफॉस्फेट। ठीक है, और एडिनोसिन का मतलब क्या हुआ, हमने जब न्यूक्लियोसाइड पढ़ा था उसमें देखा था कि शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस होता है। ठीक है, दूसरा हो गया GAMP, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इसके अलावा UMP या M, UMP यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, और 4 नंबर हो जाएगा CMP साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, या इसे एडेनाइलिक एसिड भी बोल सकते हैं। एडेनाइलिक एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियोसाइड है, जो न्यूक्लियोटाइड है, उस न्यूक्लियोटाइड में एसिडिक प्रॉपर्टी आई है फॉस्फेट ग्रुप के कारण। फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने से ही इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी आई है, इसलिए हम इसे एसिड बोल रहे हैं। एडेनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, इस प्रकार इनके नेम हो जाएंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि जो डीएनए है, उस डीएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड हमें देखने को मिलते हैं। जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड हमें देखने को मिलेंगे उसे हम बोल देते हैं डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। और उसे हम बोल देंगे जैसे DAMP, इसका नाम हो जाएगा डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी प्रकार DGMP, इसी प्रकार हो जाएगा DCMP और DTMP। इस प्रकार ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये हमें डीएनए में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूक्लियोटाइड न केवल डीएनए और आरएनए में हमें देखने को मिलते हैं, इसके अलावा भी वैरायटी ऑफ रोल में इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। जैसे बात कर लेते हैं एटीपी की। एटीपी की बात कर लेते हैं तो एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड होता है, और ये एटीपी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान बनते हैं जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म होता है, तो उस समय एक ग्लूकोज से 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। हम देखेंगे कि ये एटीपी क्या होती है और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। एटीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की बात करें, जैसे हमारा देश है, इस हमारे देश में देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए जैसे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उसी प्रकार जो हमारी बॉडी में सेल प्रेजेंट होती है, उस सेल की हर एक्टिविटी को चलाने के लिए उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी के अब्सेंस में सेल डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रेगुलेट नहीं होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एटीपी की स्ट्रक्चर क्या होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका मतलब इसमें होगा एडेनिन प्लस राइबोसुगर प्लस फॉस्फेट।
इनकी बात कर लेते हैं, जैसे इनकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये तो हो गई राइबोज शुगर, और राइबोज शुगर में यहां से कनेक्ट होगा जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, वह कनेक्ट होगा। और नाइट्रोजिनस बेस कौन सा? एडेनिन कनेक्ट होगा यहां से। ये हो गया एक न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें हमने देखा है कि ट्राइफॉस्फेट होते हैं। ट्राइफॉस्फेट का मतलब इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेंगे, जैसे यहां से ये 3 फॉस्फेट जुड़ेंगे। ये हो गई एटीपी की स्ट्रक्चर। इसमें 3 फॉस्फेट हमें देखने को मिलते हैं। जो पहला फॉस्फेट होता है, ये पहला फॉस्फेट जुड़ता है पेंटोज शुगर या राइबोज शुगर से इसमें, ठीक है। और इसे बोल देते हैं हम अल्फा फॉस्फेट। जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, और ये एक लो एनर्जी का बॉन्ड होता है। जबकि जो सेकंड फॉस्फेट ग्रुप है, ये सेकंड फॉस्फेट हो जाएगा बीटा फॉस्फेट। बीटा फॉस्फेट एक सिरे से जुड़ा रहता है अल्फा फॉस्फेट से। और जो थर्ड फॉस्फेट होता है, इसे हम बोल देते हैं गामा फॉस्फेट। गामा फॉस्फेट का एक सिरा बीटा फॉस्फेट से जुड़ा रहता है। और ये जो गामा और बीटा फॉस्फेट होते हैं, ये हाई एनर्जी बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो एनर्जी होती है, ये अल्फा फॉस्फेट से दुगुनी हमें देखने को मिलती है। ये हमने देखी है एटीपी की स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं, इसके अलावा भी एक न्यूक्लियोटाइड होता है जिसे CAMP, वो देख लेते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और उसका फंक्शन सेल में क्या होता है। CMP साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की बात करें तो ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जैसे कोई सेल होती है, ये सेल हो गई और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। ये जो CAMP होता है, CAMP ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। और इस CAMP को हम बोलते हैं सेकेंड मैसेंजर ऑफ सेल। जो CAMP होता है, ये CAMP बनता है एटीपी से। एटीपी से अगर 2 फॉस्फेट को रिमूव कर दिया जाता है तो ये AMP बन जाता है। एटीपी में क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप हमें देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो AMP है, इस AMP में हमें एक फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलेगा, मोनो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब एक होता है, यह हमें देखने को मिलेगा। ये जो
एटीपी है, इस एटीपी से एएमपी का फॉर्मेशन होगा, वो होगा एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इसकी प्रेजेंस में एटीपी से एएमपी का फॉर्मेशन होगा और ये एंजाइम प्रेजेंट होगा जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस सेल के अंदर साइक्लेज एडिनाइलेट एंजाइम हमें देखने को मिलता है। अब हम देख लेते हैं कि जो सीएएमपी होता है वह फंक्शन कैसे करता है। जो पेंक्रियाज होता है, ये पेंक्रियाज एक मिश्रित ग्लैंड होती है और इस मिक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। इस मिक्सोक्राइन ग्लैंड से जैसे एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन पेंक्रियाज से सिक्रेट कर दिया जाता है ब्लड के अंदर, और ब्लड में जाकर ये कोई भी सेल होती है, अगर इसके रिसेप्टर इंसुलिन हार्मोन के रिसेप्टर अगर किसी भी सेल पर प्रेजेंट होंगे तो उस रिसेप्टर के साथ में बाइंड होके ही यह फंक्शन परफॉर्म करेगी, वरना ये फंक्शन नहीं करता है इंसुलिन हार्मोन। जैसे ये सेल होगी और इस सेल के ऊपर की तरफ ये रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, इंसुलिन हार्मोन आया और इंसुलिन हार्मोन इन रिसेप्टर से बाइंड हो गया। अब इंसुलिन हार्मोन आकर कहता है कि हम कुछ इंफॉर्मेशन लाए हैं और वह इंफॉर्मेशन बतानी है डीएनए को, लेकिन सेल मेम्ब्रेन कहती है आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जो इंसुलिन होता है ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जबकि ये जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ये मेम्ब्रेन लिपिड से मिलकर बनी होती है, इसलिए ये अंदर नहीं जा सकते। तो सेल क्या करे कि ये इंफॉर्मेशन इंसुलिन हार्मोन्स की इंफॉर्मेशन होती है वह न्यूक्लियस या डीएनए तक पहुंचाए। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये इंसुलिन हार्मोन अपनी इंफॉर्मेशन देगा सीएएमपी को। ये जो हार्मोन है ये प्राइमरी मैसेंजर होता है। और ये प्राइमरी मैसेंजर अपनी सूचना देता है या इंफॉर्मेशन को देता है सीएएमपी को। सीएएमपी ये इंफॉर्मेशन जाकर डीएनए को बताता है और इस डीएनए के अकॉर्डिंग इंसुलिन हार्मोन की जो इंफॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन होता है। इसलिए जो सीएएमपी है, इस सीएएमपी को हम सेकेंडरी मैसेंजर बोल देते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह फंक्शन करती है। ठीक है। इसके अलावा जैसे सेल के अंदर कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, वह भी सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा जो एटीपी हमने देखी थी, उस एटीपी में एक बात रह गई थी कि जो एटीपी होती है वह एटीपी सेल के अंदर स्थायित्व प्राप्त करने के लिए मैग्नीशियम आयन के साथ में बाइंड होती है। ठीक है। इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने देखा है कि न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है। न्यूक्लियोटाइड न केवल डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं, बल्कि सेल के अंदर इसके वैरायटी ऑफ फंक्शन होते हैं। जैसे हमने सीएएमपी को देखा, इसके अलावा एटीपी को देखा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।